नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार मानवेंद्र नाथ रॉय ने सन 1934 में रखा था। ये पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने ये कहा कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इसके बाद सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, उससे पहले कांग्रेस ने कभी ये बात नहीं कही थी, सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ये कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए और संविधान सभा के गठन की जो मांग थी वो इन्होंने की। 1935 में कांग्रेस के इस कदम के बाद सन 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बाहरी किसी भी शक्ति का, चाहे वो कोई देश हो या कोई और, उसमें बाहरी किसी भी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात को मान लिया था, कांग्रेस की इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया था और सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर ये बात ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से स्वीकार कर ली थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा गया, उसमें ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो भारत में एक प्रस्ताव लेकर आए, एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए थे कि किस तरीके से संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स जो मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था, उसका मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से उसे अस्वीकार किया और उन्होंने यह मांग की थी, मुस्लिम लीग ने यह मांग की थी कि भारत को दो स्वायत्त बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए और जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा होगी। और इसके बाद फाइनली 1946 में, सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। देखें, संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 जो सदस्य संख्या होनी चाहिए थी, इसमें से 296 जो सीटें थीं वो ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें जो थीं वो किसी देसी रियासतों से, जो भारत के अंदर देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों से तय की गईं। और फाइनली संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। इसमें लगभग 10 लाख सीटों पर, 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। इसमें जब चुनाव हुए संविधान सभा के लिए तो ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 सीटें थीं, उसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो छोटे छोटे स्वतंत्र समूह थे उनके सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि जो देसी रियासतें थीं उनको जो 93 सीटें आवंटित की गई थीं वो भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से बिल्कुल अलग रखने का अपने आप को निर्णय लिया था। देखें, संविधान सभा का कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठन होने के बाद संविधान सभा ने अपना कार्यभार संभाला और कार्यप्रणाली उनकी अब हम जान लेते हैं कि संविधान सभा की किस प्रकार की कार्यप्रणाली थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की इस बैठक का मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से बहिष्कार किया था और कहा कि पाकिस्तान को बनाया जाना चाहिए और धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग को बहुत बल दिया था। सन 1946 में 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें इसके बाद इसी 9 दिसंबर 1946 की बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
इसके बाद 2 दिन बाद एक बैठक दोबारा से हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और साथ ही साथ H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 के दिन ही B.N. रॉय को संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ आप लोगों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। और यहाँ याद रखने वाली बात आपको ये भी है कि संवैधानिक जो सलाहकार थे संविधान सभा के, उनका नाम B.N. रॉय था। तो ये सारे काम 11 दिसंबर सन 1946 को हुए। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान की संरचना कैसी होगी, उसका ढांचा कैसा होगा, उसके दर्शन की पूरी झलक इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। और सिर्फ संविधान सभा का जो कार्य था वो यही नहीं था कि सिर्फ संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा ने इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी किए थे। उन अन्य कार्यों पर अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा ने कुछ जो अन्य कार्य किए वो क्या थे। देखें, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बिल्कुल सत्यापित कर दिया था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश होगा। ये काम संविधान सभा ने मई 1949 में किया। इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया और ये अपनाने का जो काम था वो हमारी संविधान सभा ने किया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है उस राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाने के अलावा देखिए राष्ट्रीय गीत को भी सेम उसी दिन अपनाया गया था। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा ने चूज़ किया था, उन्हें चुन लिया था। तो ये संविधान सभा के कुछ ऐसे कार्य थे जो संविधान को बनाने के अतिरिक्त किए थे संविधान सभा ने। आप लोगों के लिए देखें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोगों के सामने प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब हम लोगों ने अपनाया, हमारे देश की संविधान सभा ने कब अपनाया, साथ ही साथ राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया या राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनते हैं। देखें, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि संविधान सभा की कुछ समितियां बनाई गई थीं जिनके अपने अपने कार्य थे। तो उन समितियों पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थीं, उन समितियों ने कौन कौन से अध्यक्ष काम कर रहे थे उन समितियों में। तो सबसे पहले देखें संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ संघ समिति के अध्यक्ष नहीं थे, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ निर्माण समिति के भी अध्यक्ष थे। और इसके बाद संविधान सभा की एक अन्य समिति का नाम आता है जिसका नाम है प्रांतीय समिति और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसके बाद मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन ये पूरी समिति 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ये पूरी समिति 2 पार्ट्स में डिवाइड थी और इन 2 पार्टों में सबसे पहले 2 पार्ट जो थे, एक मौलिक अधिकारों के लिए परामर्श करेगी समिति, दूसरी समिति जो थी वो अल्पसंख्यकों के मामलों में परामर्श देगी। और इन दोनों ही
कमेटियों का एक जो पूरी कमेटी बनी, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन जो सिर्फ मौलिक अधिकारों की कमेटी थी जो परामर्श देने का काम कर रही थी, उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यकों के संबंध में परामर्श देने का काम कर रही थी समिति, उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ आप लोगों को बहुत ध्यान से ये बात समझनी है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधी जो परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन ये दो भागों में विभाजित थी। पहला जो कमेटी का पार्ट था वो मौलिक अधिकारों पर काम कर रहा था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और दूसरा जो पार्ट था वो अल्पसंख्यकों से संबंधित था, उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। इसके बाद एक अन्य समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और राज्यों के लिए समिति थी, राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंत में एक समिति और बनी, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये कुल मिलाकर संविधान सभा की समितियां थीं, जिनके अध्यक्षों के नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये देखा गया है कि संविधान सभा की समितियों के नाम के बाद आपसे उनके अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि संविधान सभा की किसी समिति का नाम आपको दे दिया है, उसके अध्यक्ष का नाम 4 ऑप्शंस में से किसी एक में अवेलेबल होगा और वहाँ आपको चूज़ करना होगा। तो संविधान सभा की जो समितियाँ हैं, एग्ज़ाम पर्पस से ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट समितियाँ हैं। आपको इनके नाम और इनके अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं। देखें, इसके बाद हम लोग का जो संविधान था, हम लोगों का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और तैयार हुए संविधान पर उस दिन अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिन कुल मिलाकर 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और देखें, ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, इस तारीख का जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस तारीख का जिक्र है। लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इस पर संविधान के जो अध्यक्ष थे और अध्यक्षों के साथ साथ अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य जो थे उनके हस्ताक्षर हो गए थे, तो फिर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन क्यों लागू हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो ध्यान से सुने। देखें, सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। वो दिसंबर सन 1929 में हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपने आप को अब से स्वतंत्र मानेंगे और अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को हम लोग सांकेतिक रूप से ये संकेत देंगे, सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाकर, कि हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। और इसी वजह से पहली बार जो सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो जब देखें 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये सोचा कि जब हम सांकेतिक स्वाधीनता दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं, तो कुछ समय रुक कर 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया जाए। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार जरूर हो गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। ये आप लोगों को स्टोरी पता होनी चाहिए।